है। प्रशांत शर्मा एडवोकेट भोपाल से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। साथ ही एक बेहद ख़ास गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ है ज्योति रात्रे जी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही हमारे साथ है। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में मैम बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बिना समय ज़ाया करे दर्शकों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आज जैसा हमारा जो विषय है उसी से संबंधित है कि महिला सशक्तिकरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई। हमारे वैदिक काल से जो नारियों का सम्मान होता आया है, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस समाज को चलाने के लिए पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारिता होती है, तो हम किसी भी एक पक्ष को इग्नोर करके समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें नारी के उत्थान के लिए और पुरुष उत्थान के लिए हमारे शासन और जो पूर्व व्यवस्थाएं थी, इसमें ऐसे प्रावधान थे कि दोनों मिलके चलें और उन्नति करें हमारे समाज की। परंतु जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ से कुछ पतन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे में उस पतन को आगे ना बढ़े वो, ऐसे में हमारे समाजों में विभिन्न सुधार किए गए। ऐसे में जैसे आपने बताया सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण का संधि विच्छेद हम करें तो सा का मतलब होता है संपूर्ण, और उसको शक्तियों के, उनकी जो भी शक्तियां हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी महिला का अगर संपूर्ण रूप से अगर विकास करना चाहते हैं तो उसका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, इन सभी दिशाओं में हम अगर जब विकास उसका सुनिश्चित करते हैं, तभी हम एक समाज को एक उचित और उच्च आयाम पर ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब नारियों को ऐसा देखा गया कि जो समाज बढ़ रहा है वो पुरुष प्रधान होने की कगार पर आ रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो विभिन्न समाज सुधारकों ने, जिसमें मुख्य भूमिका राजा राममोहन राय की रही है, उन्हें इस क्षेत्र में, नारियों के क्षेत्र में उसका जनक कहा जाता है समाज सुधारक के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता पड़ी कि हम क्यों ना बराबरी का क्या दर्जा जब है, तो हम क्यों ना बराबरी का दर्जा रखें और समाज को उन्नत करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आज विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों ने जो अचीवमेंट्स हासिल किया है उसका भी एक दिवस मना रहे हैं हम साथ में। मैम, आप अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, तो आपको कब ऐसा लगा कि अब ये मिसाल बनना चाहिए, या कैसा आपके दिमाग में आया कि अब ये शिखर फतेह करना चाहिए? कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? मेरी जर्नी तो शुरू हुई है माउंट एवरेस्ट की 2017 से, लेकिन जो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं वो मेरे ख्याल से वो बचपन से ही रहा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले मेरे जो पापा हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम 2 बहनें ही रहेंगी। तो बचपन से ही हमारे घर में माहौल तो महिला सशक्तिकरण का ही रहा था। लेकिन जब मैं समाज को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज के बहुत सारे बंधन जो हैं आज भी हैं, और जो पितरात्मक सत्ता कहा जाता है कि वो चाहे पिता से शुरू होके पति और फिर बेटों तक आ जाती है, तो उससे हमको निकलना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर होना, शिक्षित होना, 2 ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर महिलाएं चाहें और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर मैंने 49 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में मैंने इसको पूरा कर दिया, तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी महिला कुछ भी कर सकती है। और इस तरह मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोहण में बनी। साथ ही मैं विश्व की उन 33 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने 55 साल और उससे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको इसके लिए। मेरे द्वारा भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सैल्यूट है और आपको बिल्कुल हैट्स ऑफ है कि आपने इतना अच्छा निर्णय लिया और अपने देश का नाम रोशन किया, जी, समाज का नाम रोशन किया, और आपके पीछे जो अन्य महिलाएं हैं आपसे एक सबक भी ले सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैम ने बताया, जी हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इंदर सिंह जी हैं उज्जैन से हमारे साथ।
इंदर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं इंदर सिंह जादौन, गांव मताना कला, जिला उज्जैन का जी निवासी हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है कि सावित्रीबाई फुले ने जो है पूना में जो है महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपनी जो एक वो बहुत प्रयास किए थे, वहाँ कॉलेज खोला। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो है आज समाज में जो है किसी की पत्नी मर जाती है 60 साल 70 साल की उम्र में, किसी के पति मर जाते हैं, तो क्यों ना वो जो बाकी का जीवन बचा है तो वो अपना जो है शादी करके उसको गुजारे। और सशक्तिकरण की अपन बात करते हैं तो उनको 50% आरक्षण तो क्या बराबर के अधिकार की तो अपन बात करते हैं, पर कोई भी जो है निकाय के चुनाव हो या कुछ भी हो तो उसमें तो उनको उतना वो अधिकार दिया नहीं जाता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आदरणीय सरकार, काफ़ी अलग अलग उसमें काफ़ी मुख्य सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता है तो उसको पुनर्विवाह के लिए क्यों ना हम प्रेरित करें। आपको मैं बता दूं, सन 1956 में पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को 1856 में ये अधिनियम के तहत में पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई थी। इसके पहले हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं थी कि महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। और इसमें सबसे पहले महिलाओं के हित में जो कानून बना है वो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, और इसमें उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। पहले हमारे समाज में सती प्रथा का प्रचलन था कि अगर कोई पति मर जाता है तो उसको ज़बरदस्ती उसकी पत्नी को उसकी चिता पर बैठाल के उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने ये प्रयास किया, और बाद में 1856 में जो पुनर्विवाह होता था, क्योंकि जब ये देखा गया कि उसकी ज़िंदगी, पत्नी की ज़िंदगी अकेले पुरुष के बगैर अधूरी हो जाती, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि दोनों के बगैर समाज नहीं चल सकता है, पुरुष और नारी। तो ऐसी स्थिति में दोनों का देश को, समाज को तरक्की करने के लिए योगदान बराबरी का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो 1856 में काफ़ी कानून बने, इसमें एक कानून ये भी था कि इसमें विधवा विवाह जो विवाह वो महिला कर सकती है और अपने जीवन को खुश बना सकती है जी। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी इसमें कि जो पहला कानून बना हमारे देश में वो 1829 में सती प्रथा का बना, और अभी तक जो लास्ट कानून बना वो ट्रिपल तलाक को बना, जो कि ट्रिपल तलाक में 2019 को ये कानून हमारे देश में आया। तो कहते हैं कि इस जनवरी में जो हमारी जो समाज को और महिलाओं को उत्थान के लिए जो वर्क किए गए, तो इसमें बहुत सारे सुधार देखने को मिले। बस हमें उसकी जानकारी ना होने के कारण से, और हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होती है किसी समाज को सुधारने के लिए, अगर ये नहीं होती है तो हम परेशानियों में घिर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आप अंटार्कटिका की एक चोटी विंसन के हाई कैंप तक गए हैं अभी, और एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं आप। मैम, कब आपका ख्याल आया कि अब मुझे ये करना है, और क्या महिला होने के नाते आज जब हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर, तो कब क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, तो वो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बचपन से ही मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, तो मेरे लिए तो मतलब मैं हरदा ज़िले से को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए तो मुंबई जाना भी एक सपना था कि पता नहीं जीवन में मैं कभी मुंबई भी देख पाऊँगी या नहीं। तो मेरे मन में हमेशा बचपन से ये ख्याल था कि मुझे पहाड़ देखने हैं। उसके पीछे का एक छोटा सा वाक़या है कि मैंने रेडियो पे किसी नेता का वक्तव्य सुना था बचपन में कि जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियां हिमालय में बिखेर देना। तो मेरे मन में तब से एक ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या है कि आदमी मरने के बाद भी वहाँ जाना चाह रहा है, तो क्यों ना मैं इसको देख के आऊँ। तो मुझे 2017 में मौका मिला, बच्चों के साथ में रोटरी क्लब के एक्सचेंज में आए हुए बच्चों के साथ मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई। वहाँ मैंने पहाड़ों को देखा, और जो कहा जाता है कि पहली नज़र का प्यार, वो मुझे पहाड़ों से हो गया। और तब मेरी फिटनेस कुछ भी नहीं थी, मैं एक आम महिला थी। और फिर मुझे तभी ऐसा विचार आया कि मैं बार बार पहाड़ों को देखने आऊँगी, पहाड़ चढ़ने का कभी मन नहीं था मेरा। और जब मैं वापस लौटी तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जो कि पहाड़ों पे जाने से होता है। मेरे लंग्स में पानी भर गया। अच्छा। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। मैं 5 फीट आगे तक भी नहीं चल पा रही थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था।
और जब मैं वापस भोपाल आई, डॉक्टर दिखाया, तो उनने कहा कि मैडम आप बच के आ गई हैं, आज के बाद आप पहाड़ों पे मत जाना। तो मैं थोड़ी जिद्दी जुनूनी टाइप की महिला हूँ बचपन से ही। अगर किसी ने, और वैसे भी एक मानव नेचर है कि अगर किसी ने किसी चीज़ के लिए मना किया है तो फिर हमको फिर से करना होता है, ज़्यादा उसके लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। तो वही कुछ मेरे मन में विचार आया कि मैम, मैं आपको यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि महिलाओं को इतिहास गवाह की इनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि पहले देखिए सीता कहते, फिर राम कहते, फिर राधा कहते, तब कृष्ण कहते, फिर लैला और मजनू की पिक्चर देखिए पहले लैला का नाम आता है। तो ऐसी दशा में जब इनको माता के रूप में पूजा जाता है, तो आज की परिवेश में इनके घर वाले समाज के लोगों को इनको सम्मान के रूप में देखना चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगे। सभी इनको इसी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, सबको अपनी माँ बहन मानना चाहिए। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें एक लिखा हुआ है, यत्र नायस्तु पूजन्ते तत्र रमते देवता, कि जहाँ नारी का पूजन होता है, जहाँ नारी को सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। देवता निवास करने का जो मतलब है, यहाँ पे सुख समृद्धि, उन्नति, समानता, इन चीज़ों से है। तो जहाँ भी नारी का जो सम्मान है हमें हर जगह करना चाहिए, चाहे हमारे घर परिवार में हो, चाहे हमारे सामाजिक स्तर पे हो, क्योंकि कुछ एक ऐसी स्थितियों में जब सरकार ने इसकी ओर कदम बढ़ाना सीखा कि हम नारी के उत्थान के लिए, क्योंकि मैं बताऊं कि जो इसका पतन है नारी के जो जीवन में पुरुष प्रधान देश होना स्टार्ट हुआ वो उत्तर वैदिक काल से हुआ है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो पतन हुआ है वो मध्यकालीन अवस्था में हुआ है नारी का। तो ऐसे में उनके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, वो विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा प्रयास किए गए और हमारे सरकारों के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए कि जो आबादी आज की अगर अवस्था में बोलते हैं कि 48% के लगभग हमारे पास में महिलाओं की आबादी है। तो क्यों ना हम उनकी अब ऐसे कैसे समाज विकास कर सकता है कि आबादी विकास की ओर जा रही हो, आधी आबादी पीछे है। तो अगर आपको ले जाना है उन्नति की ओर, हमारे देश और समाज को ले जाना है, तो हमें बराबरी का हिस्सा देना ही होगा महिलाओं को। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैम, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो जब मैं 2017 के बाद में मैंने मन में जो विचार आया, तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी फिटनेस बढ़ाई। मैंने थोड़ा वॉक करना और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे थोड़ा सा काम किया जी। और मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो भारत के सबसे कठिन ट्रैक थे उसमें से एक को सेलेक्ट किया। वो था पिन पार्वती ट्रैक, जो 100 किलोमीटर लंबा था और 5350 मीटर उसकी हाइट थी। और उसको करने के लिए जब मैं निकली, तो जैसे ही मैं समिट पे पहुंची, मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं अपनी फ़िटनेस बढ़ा लूँ तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। और जब हमारा ट्रैक पूरा होता है तो सब लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं। और मैंने जब वहाँ लोगों को बताया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फ़तह करना है, तो लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि सपना इतना बड़ा देखें कि लोग हंसें, और अगर लोग हंस रहे हैं तो मतलब आपका सपना बड़ा है। तो इस तरह शुरुआत हुई। मैंने सोचा कि मुझे ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारे यहाँ 5 इंस्टीट्यूट हैं भारत में जिनमें कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब मैंने वहाँ अप्रोच किया तो मुझे मना कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि मैंने 50 साल की तब तक मैं हो चुकी थी और हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो 42 साल तक ही ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी फ़िज़िकल टेस्ट ले लीजिए, अगर मैं उसमें सफल होती हूँ तो आप मुझे एडमिशन दे दें। लेकिन मुझे वहाँ से मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन मैं मायूस नहीं हुई और मैंने अपने आप को ट्रेन करने के लिए जो हमारे यहाँ के एवरेस्टर थे उन लोगों से बातचीत की और भी लोगों से मैंने बात की। लेकिन जो हमारे यहाँ के एवरेस्टर थे सभी ने 30 साल के अंदर की उम्र में माउंट एवरेस्ट फ़तह किया था। और वो जो है किसी भी महिला या पुरुष हो, सबसे ज़्यादा फिटनेस वाली उम्र होती है। और मैंने जिस समय पूछा वो 50 साल थे, जबकि महिलाएं की फ़िटनेस माइनस में जाने लग जाती है, वो प्लस में भी नहीं रहते हैं। बिल्कुल। वो उनका मेनोपॉज वाला टाइम रहता है जब उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उस समय मैं एक सपना देख रही हूँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। फिर मैंने अपनी तैयारियाँ शुरू की। मैंने सपना देखा तो ऐसा नहीं था
कि उसका माउंट एवरेस्ट सोच लिया और हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि माउंट एवरेस्ट बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, बहुत कठिन है, जहाँ अपने जीवन को भी दांव पे लगाना होता है। तो मैंने एक अपना टेस्ट करवाया जो कि डीएनए टेस्ट होता है फिटनेस के लिए। अच्छा। उससे ये पता चलता है कि बाय बर्थ आप कैसे हैं, आप पैदाइशी कैसे हुए हैं। मैंने ये सोचा कि अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और बाद में पता चलता है कि मेरा तो हार्ट ही इस लायक नहीं है या मेरे जो जॉइंट्स हैं वो इस लायक नहीं हैं कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूं, तो यहाँ मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई सपना देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए और फिर उस पर तैयारी शुरू करिए, और तैयारियाँ वैसी शुरू करिए कि कहाँ हमारी कमजोरी है ये पहले पता करें और उस पर काम करें। तो मेरी कमजोरी थी, मेरे लंग्स जो थे उस टेस्ट में पुअर आए। अच्छा। और एवरेस्ट चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लंग्स होते हैं। तो अगर मैं पुअर लंग्स के साथ काम करके माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ तो कोई भी अपना सपना कुछ भी देख के पूरा कर सकता है। जी। और माउंट एवरेस्ट के सफ़र के दौरान मेरा जो था एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कहूँगी। 2023 में मैंने एक बार और माउंट एवरेस्ट फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हमारे को क्लाइंबर की तबीयत ख़राब हो गई और उसको ले जाने के लिए कोई भी शेरपा नहीं था। और वहाँ मैंने अपना शेरपा दिया। वो डेथ जोन कहलाता है, जहाँ कोई अपना शेरपा और ऑक्सीजन नहीं देता है, लेकिन वहाँ मैंने मानवता को आगे रखा और मैंने अपने सफ़र को वहीं रोका और अपने को क्लाइंबर की जान बचाने के लिए मैंने अपने शेरपा को उसके साथ वापस भेजा और मैं खुद भी वापस आ गई। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं था 2023 का कि मैं झंडा नहीं फहरा पाई। मेरे को बहुत खुशी थी कि अगर मेरी वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई तो वो माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराने से ज़्यादा बड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत खूब। और इससे में मुझे आपके एक सम्मान में एक किसी शायर का शेर याद आता है। जी बिल्कुल। कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, और हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। बिल्कुल आपके इतने प्रयासों को और आपकी सोच को और आपके निर्णय को हमारा सत सत नमस्कार है, नमन है। सर मैम ने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, मगर आज भी देश के कई क्षेत्र में महिलाएं हैं जो कई मानसिक और सामाजिक बाधाओं का सामना कर रही हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या क्या मुख्य बाधाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे समाज का पुरुष प्रधान होना, यही एक सबसे बड़ी बाधा थी जो कि नारियों को आगे बढ़ने से उनका रोकना था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की उन्नति को रोकना है और उसके जो निर्णय हैं हमें उनको नहीं रखना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसको शिक्षा का सूर्य ना देखने दें। और ऐसा ही हमारे पुरुष प्रधान देश में हुआ है कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को खास तौर से शिक्षा से दूर रखा गया है। जैसे ही शिक्षा से दूर रखा गया है तो वो अपने अधिकार को नहीं समझ पाए कि उनका अधिकार क्या है, और उनका निरंतर पतन होना शुरू हो गया है। सरकार ने इस ओर काफ़ी कदम उठाए हैं, और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, तब इसमें महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार दिए गए और समाज में उत्थान की बात आई। हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 में हमारे जो लैंगिक भेद है उसको हटाया गया है कि संविधान की जो प्रेम्बल है हमारा जो उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी बिना भेदभाव के ये संविधान सभी पे बराबर से लागू होगा। तो हमारा अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जिसमें लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारा जो संविधान के अनुच्छेद 15(3) है, इसमें राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की भी सलाह दी जाती है कि आप उसमें कर सकते हैं। और अनुच्छेद 15(6) में हम ऐसे भी प्रावधान जोड़ सकते हैं जो कि थोड़ा सा हटके हों, किसी के अधिकारों से अधिक है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है कि अगर हमें विशेष कोई पैकेज चलाना पड़े महिलाओं का तो सरकार बिल्कुल और राज्य इसको
चला सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 16 में भी लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्रदान करने की बात आती है, समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात आती है। आपको मैं ये बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हाल ही 15 से 20 साल पहले तक आपने देखा है कि जो हमें लेबर मिलती थी उसमें महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को उससे अधिक वेतन दिया जाता था। तो हमारे संविधान ने इसको भी रोक लगाई है। इसके बाद में अनुच्छेद 39D में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान केयर के लिए समान वेतन का आह्वान इसमें जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 42 में राज्य को उचित कार्य सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के मातृत्व राहत देने के लिए भी प्रयास किए गए, जिसमें उनको जो हमारे मातृत्व अवकाश पहले 3 महीने का हुआ करता था उसको बढ़ा के 6 महीने किया गया। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश शासन ने देखा होगा कि जो मासिक होते हैं उनको जो लीव है, जिनकी सेल की संख्या है, आकस्मिक लीव की संख्या है, वो 7 अन्य और बढ़ा दी गई पुरुषों की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि शायद अब 20 हो गई है ये, इसके पहले 13 हुआ करती थी पुरुषों के समाज में। तो समाज को उन्नत करने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत अधिक प्रयास किए गए और जो निरंतर जारी हैं। सर बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। सर हमारे कॉलर ने भी कुछ पूछा था आरक्षण के बारे में, और मैं भी सवाल करना चाहूँगी सर, 33% आरक्षण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं की उन्नति के लिए जब कोई समाज का तबका नीचे होता है तो उसको ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमारे कानून ने महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी आबादी अगर हम लिंगानुपात ले लें तो करीब करीब 48% की भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित है हमारे समाज के अंदर। लेकिन उसका जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, या समाज में जो कई सेक्टर हैं जो कि हमारे देश और समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, या कहीं पर भी हो, ऐसे में हमारी महिलाओं की कमी होना चिंताजनक थी। तो सरकार ने उनको 33% आरक्षण देने की घोषणा की। और इसमें जो पंचायती चुनाव हैं, जो निम्न स्तर के चुनाव हैं, ऐसे में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया कि उनको कम से कम 1/3 आरक्षण मिले। नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को जो कुछ एक ऐसे अनटच सेक्टर्स थे जिनमें महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, जैसे आपने देखा कि कोई महिला लोको पायलट नहीं होती थी, ड्राइवर नहीं होते थे, इसमें पुरुषों का ही कब्जा हुआ करता था। और इसमें इसके अलावा मिलिट्री है, सेना है, इसमें भी नहीं होता था। आज देखिए हमारे देश ने ये बहुत बड़ा बदलाव किया है सरकारों ने कि इनमें उन्नति दी है। परंतु आज भी एक प्रश्न आता है कि जहां कानून बनता है वहां हम 33% आरक्षण देने में अब भी दूर हैं। हमारे राजनीतिक दलों को ये प्रयास करना चाहिए मिलके कि हम इनमें 1/3 अर्थात 33% आरक्षण हम उस सदन में दें जहां से कानून बनते हैं, ताकि महिला अपने हित में और देश हित में अपने को प्रूफ कर सके, अपने निर्णयों से हमारे समाज की उन्नति कर सके। बहुत बहुत अच्छा सुझाव था सर। मैम जैसे कि सर बता रहे थे, भागीदारी की बात कर रहे थे, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे हैं, क्लाइंबिंग है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग है, तो इनमें महिलाओं की भागीदारी अक्सर कम देखी गई, ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला तो डर, अच्छा, दूसरा आत्मविश्वास की कमी, संसाधनों की कमी और समाज की सोच। ये कारण हो सकते हैं कि पर्वतारोहण में महिलाओं की भागीदारी कम है। और मैं बताना चाहूँगी कि जो पर्वतारोहण है वो बहुत महंगा शौक है। अच्छा। इसमें जितना शारीरिक और मानसिक आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, लेकिन उसके लिए भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 2023 में मेरा जो था अभियान अधूरा रह गया था, और वो 2023 जो था वो हमारा एवरेस्ट के इतिहास में सबसे ख़राब साल था। उस समय
करीब 23 लोगों की डेथ हुई। अच्छा। और जितने क्लाइंबर्स थे उसमें से 50% क्लाइंबर्स जो थे वो इंजर्ड हुए थे, मतलब उनको फास्ट ब्राइट वगैरह हुआ था कि उनकी उंगलियां तक काटनी पड़ी, कई के हाथ कटे। तो जब सब कुछ ये देखा मेरे परिवार ने, तो मुझे मना कर दिया कि अब आज के बाद आपको पर्वतारोहण नहीं करना है। और अब तक मैंने 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पीक भी कर ली थी। अच्छा। और मैंने भी मान लिया कि चलिए अभी तक मेरा परिवार का सपोर्ट था, अगर वो कह रहे हैं तो मुझे इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मेरे पति का जो सहयोग था, जो कहा जाता है कि जब तक पुरुष साथ नहीं हो महिलाएं आगे बढ़ने में रह जाती हैं। अचानक उनको लगा कि मेरा जो सपना है वो अधूरा रह रहा है, तो जनवरी में उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको एक मौका और लेना चाहिए। तब तक मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मुझे पर्वतारोहण नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर भी बताऊंगी कि हमेशा आपके पास 2 प्लान होना चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा प्लान तैयार था और मैंने अल्ट्रा रनर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने दिसंबर में पूना की एक अल्ट्रा रन सक्सेसफुली कर ली थी। आगे मुझे सहारा की अल्ट्रा रन करना था, मैं उसकी तैयारी में थी। और जनवरी में मेरे पति ने कहा कि तुमको एक मौका और लेना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। खुश होने की जगह मैं शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हुआ। और मुझे अपने आप को हाँ कहने में 1 महीना लगा। और फिर मैंने फिर से तैयारियां की और 19 मई 2024 को सुबह 6:30 बजे मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना भारत का झंडा फहरा दिया और एक रिकॉर्ड बन गया। जब अब मेरे 5 महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक हो गई थी, तो मेरे को अब जो 7 महाद्वीप थे उसमें से 2 और बचे थे। तो मैंने दिसंबर में माउंट विंसन को ट्राई किया और मैं उसके हाई कैंप तक सक्सेसफुली पहुंची। और मध्य प्रदेश से जाने वाली मैं पहली हूँ। कोई भी महिला या पुरुष अंटार्कटिका नहीं गया, न माउंट विंसन के हाई कैंप तक पहुंचा है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सपना देखें, ये 2 चीज़ें अगर हैं उनके पास तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। सर, मैम आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की बात कर रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने हस्बैंड का एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह उनको पुश किया गया। सर, पुरुषों की क्या मेंटालिटी होनी चाहिए या उनकी क्या सोच होनी चाहिए अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में विषय में अगर हम बात करें? कृतिका जी, मैं आपको बता दूं कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। बिल्कुल है ना। जैसे मैडम ने अभी अपने वाक्यों से बताया कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन का भी प्लान रेडी था। मतलब आपकी चाह थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और जहाँ पे आपको बता दूं कि आपने ऐसे बोला कि पुरुष प्रधान देश में देश में तो कभी नहीं चाहेगा व्यक्ति कि उसके करे, लेकिन आपके पति ने आपको अगर चाह देखा ना आपके लिए कि आपने कुछ किया है, इसलिए तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आप एक चांस और ले सकते हैं। तो निश्चित ही हमारे पुरुषों की सोच जो है बदलेगी। वो आपके नारियों के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी ओर अग्रसर होने से अपने आप सोच बदलेगी। इसमें हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ हमारी हम सोच बदल लें, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ देखने से होता है। आदमी बढ़ते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर। सर, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं अभी फिलहाल के रूप में चल रही हैं? देखिए, महिला उत्थान के लिए सरकार बहुत अधिक कदम उठाने जा रही है, क्योंकि वह भी जानती है कि हम 48% आबादी को दरकिनार करते हुए अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आज नासा में ले लीजिए, हमारे कोई भी जो आकाशीय मिशन है उसमें महिलाओं की भागीदारी है। हमारे जो वित्तीय संस्थान है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी। आज जो हमारा जीडीपी है उसमें मुख्य सहयोग जो है वो पुरुषों का है। तो ऐसा सोचने में आता है कि अगर ये सहयोग बराबर हमारी महिलाओं का भी इसमें सहयोग हो जाए तो हमारी जीडीपी तो विश्व की सबसे एक मिसाल कायम हो जाएगी। इसलिए सरकार जो है वो चाह रही है कि हम इस चीज़ में अपना सहयोग देते हुए उन महिलाओं को बढ़ाएं। तो ऐसे में बहुत सारी योजनाएं, करीब 14 से 15-16 योजनाएं ऐसी हो रही हैं जो शासन चला रही है, जिसमें कि महिला उद्यमों के लिए मौद्रिक योजना है, व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता विकास योजना है, महिला शक्ति केंद्र योजना है जिसमें साक्षरता रोजगार के उनको महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। ई हार्ट है, ई हार्ट के अंतर्गत जो उनके उत्पाद वगैरह हैं उनको वैश्विक प्लेटफॉर्म पे हम कैसे ले जाएं, तो इसमें ई हार्ट है। शक्ति महिला शक्ति योजनाएं हैं। अन्नपूर्णा योजना है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जो बालिकाएं हैं
उनके जो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए हमें किस प्रकार से उनका अन्न होना चाहिए, इसकी जानकारी समय समय पर देना, जिसके लिए महिला बाल विकास बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आंगनवाड़ियों के माध्यम से काम कर रहा है। तो ऐसे में ओरिएंटल महिला विकास योजना जैसे में छोटे व्यवसायों को विकसित करने के लिए महिलाओं को सहयोग देना है। मुद्रा योजना है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से कम ब्याज दर पे उनको अपना स्वरोजगार करने के लिए और अपना किसी भी प्रकार के उत्थान के लिए, जो जीवनोपार्जन करने के लिए जो व्यापार करते, ऐसे में उनको बिगर किसी के नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको पैसा मिलता है। स्टार्टअप योजना है, स्टार्टअप योजना में अगर कोई महिला उद्यमी कोई बड़ा सेटअप करना चाहती है इनिशियली स्टेज पे, तो उसको भी सहायता शासन देता है कि वो अपना डीपीआर प्रस्तुत करती है, उसके हिसाब से उन पे जो टैक्सेस की लाइबिलिटीज़ है वो बहुत सारी कम की जाती हैं। उन्हें जो उनका ऋण होता है उसमें भी कुछ सहायता दी जाती है। स्टैंड अप इंडिया योजना है कि जो आप अगर कुछ अन्य लीग से हटके कुछ काम करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप इंडिया में आप कर सकते हैं। बचत बैंक खाते में है, जिसमें हमारा जनधन खाते हमारी सभी महिलाओं के और सभी लोगों, पुरुषों के भी सभी के खोले गए। इसने देश में क्रांति ला दी है। आज जो डिजिटल पेमेंट इतना पॉपुलर हुआ है और हमारी जो मनी है, करेंसी है, उसका प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि हमारे पास में डिजिटल पेमेंट होने के कारण से बहुत ही आसान बना दिया है इस चीज़ के लिए। चोरी चकारी को रोक दिया गया। हालांकि नए फ्रॉड सामने आ रहे हैं परंतु काफ़ी हद तक जो पुराने ये जो फ्रॉड हुआ करते थे उनमें भी कमी आई है। इसके बाद जीवन बीमा में कम प्रीमियम पे उनको इनका जीवन बीमा से संबंधित जो लाभ हैं वो दिए गए हैं। कम ब्याज दर पर ऋण मिलना है। सुकन्या समृद्धि स्टार्टअप योजना है, जिसमें कच्ची उम्र के हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, सबसे पहले तो मैडम आपको आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी तो पुरानी सदियों के बारे में मैं नहीं जानता कि महिलाओं की क्या स्थिति रही भारत में, लेकिन इतना बता देता हूँ कि 21वीं सदी जो है वो महिलाओं की सदी है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। इस समय भारत की जो देश की प्रथम नागरिक है वो महिला राष्ट्रपति है। आप देखिए अधिकतर जो चैनल्स हैं उनमें जो महिलाएं एंकरिंग कर रही हैं वो चैनल जो है सफलता के परचम फहरा रहे हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। आप लोग अलग करके अपने आप को कमजोर साबित करते हो, कभी मत करिए। और 21वीं सदी तो आप ही लोगों की है। दूसरी बात है, आप देखिए कभी भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके एंड में क्या बोला जाता है? भारत माता की जय। कभी आज तक नहीं बोला गया कि भारत पिता की जय। इसलिए चिंता नहीं करिए। विश यू गुड लक फॉर 21st सेंचुरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा आपने एक सुझाव दिया है और हम इसको नोट डाउन करते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा है कि हमारी जो 21वीं सदी है वो हमारी महिलाओं की सदी है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण में ज़्यादा है और अभी भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। कई ऐसे पुरुष बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को चप्पल पहन के निकलने की इजाज़त नहीं है आज भी की देश में। तो ऐसे में हमें उनको भी बराबरी के दर्जे पे लाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसमें बहुत अधिक जो काम दिख रहा है वो हमारे शहरों में दिख रहा है, परंतु ग्रामीण इलाकों में आज भी हमारे महिलाओं को पुरुषों के निर्णयों पर निर्भर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर आपने। मैम सर बता रहे थे कि कौन कौन से अधिकार जोड़े गए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो है अवसर बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार द्वारा या फील्ड के द्वारा? सरकार के द्वारा एक तो इसको खेल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये अभी माउंटेनियरिंग जो है वो खेल में शामिल नहीं है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो माउंट एवरेस्ट फतह करके आता है हमारी मध्य प्रदेश सरकार उसको 15 लाख रुपए देती है। और लेकिन ट्रेनिंग का हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ वॉल भी बननी चाहिए। वॉल क्लाइंबिंग भी एक नेशनल गेम है और
हमारे यहाँ अब तो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं जाता है और उसमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस वॉल भी नहीं है। अच्छा। जो बनना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग भी होना चाहिए, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सरकार के द्वारा इसको करना चाहिए। दूसरा, लोगों में उत्साह भी तभी आएगा जब हम इसका कुछ प्रमोशन करें। मैं इस पर काम कर रही हूँ, और करीब भारतवर्ष से 4 से 5 महिलाएं जो 50 से ऊपर हैं वो मेरे साथ जुड़ी हैं, जिनको माउंट एवरेस्ट फतह करना है, और उनको मैं ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं जो 2026 में माउंट एवरेस्ट जाएंगी, और उन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। और उन्होंने दोनों ने 6000 मीटर की एक पहाड़ फतह कर लिया है। तो उनकी ट्रेनिंग शुरू है, तो मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये है कि मैंने अपनी जर्नी में जितनी मुसीबतें उठाई हैं ट्रेनिंग के लिए या किसी और चीज़ की जानकारी के लिए, तो मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने एक प्रण लिया है जब मैं माउंट एवरेस्ट से लौटी हूँ कि जो भी मुझसे कनेक्ट होगा उसको मैं बिना कोई फ़ीस लिए पूरी जानकारी दूंगी, और ट्रेनिंग में जितना मुझसे सहयोग हो पाएगा पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। बहुत ही अच्छी बात है। मैं मतलब दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने महिलाओं के हित में, अपनी कौम के हित में ये सारी चीज़ें की हैं कि आप, और आपको, हमारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जो महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, इनफैक्ट कि पुरुष भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। हाँ। सर, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW महिलाओं के जो हित में किस तरह काम कर रही, क्या क्या काम कर रही है? देखिए कि जहाँ कुछ एक पुरुष प्रधान देश होने के कारण से कुछ एक अत्याचार भी महिलाओं पे किए गए हैं, और वो कई प्रकार से अत्याचार हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, शैक्षणिक अत्याचार हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक अत्याचार हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर जो आयोग की स्थापना है, आपको मैं बता दूं कि 18 मार्च 1975 में हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक महिला आयोग का गठन किया। इसमें महिलाओं की उन्नति के लिए समाज में क्या क्या काम हो सकते हैं पूरे विश्व में, उसके लिए एक विचार आया, और उनके काम जो है महिलाओं के उत्थान के लिए चालू हुए। हमारी भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में भी मनाया। तो इसके पश्चात हमारे यहाँ पे भारत सरकार में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, जिसे हम NCW भी कहते हैं। इसमें अगर किसी भी महिला के पास, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर या उसके घर में, है ना, यहाँ दोनों में अंतर है। पब्लिक प्लेस, क्योंकि इसके पहले जो कानून बनाए गए थे वो पब्लिक प्लेस में अगर किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है तो शिकायत हो सकती थी, परंतु शासन ने देखा कि उनके घर में भी प्रताड़ना होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको दोनों जगह में से कहीं पे भी प्रताड़ना होती है तो वो NCW में इस कंप्लेन को एक टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करके दर्ज करा सकते हैं। आप लिखित में भी दे सकते हैं, आज ईमेल का जमाना है उसमें भी दे सकते हैं। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दिए हैं जिसमें वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के संबंध में सूचना दे सकती हैं। इसमें महिला आयोग संज्ञान लेता है, जिसमें आपको बताता हूँ कि अगर ऑफिस में भी किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे वो शब्दों के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आपके इशारों के माध्यम से हो, तो अगर ऐसे में भी अगर किसी प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ना होती है तो इस आयोग में जाके वो शिकायत कर सकते हैं। आयोग तुरंत एक्शन में आके वो संबंधित व्यक्ति के प्रति कानूनी कार्रवाई करती है। बिल्कुल मैम, हम बात कर रहे थे महिलाओं के जो हित में कार्य किए जा रहे हैं, तो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या संकल्प, क्या क्या किए जा सकते हैं, स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तो शायद अपने अंदर से ही आता है और थोड़ा परिस्थितिवश भी हो जाता है। तो महिलाओं को कभी भी अपने को कमतर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि सर ने भी बताया कि जब हम 50% की भागीदारी है हमारी, तो हम किसी भी तरह से कम नहीं हैं, और अपने मन से डर, किसी भी तरह का डर निकाल देना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति सहयोग के लिए तैयार रहता है। तो आत्मविश्वास या तो दूसरों की कहानी पढ़कर भी आता है कई लोगों में, तो अच्छे लोगों को पढ़ें, देखें और अपने आप पे विश्वास रखना, मैं मानती हूँ कि वो सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है।
कि वो ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे देखें कि अगर मैं 55 वर्ष मैम की आप उम्र एक में लाइव एग्जाम्पल हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि फ़िटनेस के ऊपर, महिलाओं की खास तौर पर फ़िटनेस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जिस एज में आपने ये सब अचीव किया है उस एज में लोग गिव अप कर देते हैं अचीव करने के बाद, तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं की फ़िटनेस के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहला ज़माना देखें, क्योंकि मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने दादा दादी के पास बहुत रही हूँ, तो जो हमारा कल्चर था, ठीक है उस समय शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन मैं जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। उस समय पे भी महिला सशक्तिकरण था अगर महिला चाहे तो जब मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने अपनी चाची वगैरह को देखा, तो वो अपनी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी काम होते थे, जो सुबह उठते से होते थे, जो छाछ बनाने से शुरुआत होती थी और शाम को सिर पर घास का गट्ठा लाने तक होती थी। और जो सशक्तिकरण की बात करूं तो मैंने ये देखा था कि जो पशु होते थे उनको महिलाएं ही पालती थी और उससे जो घी और दूध वो बेच देती थी, उसका पैसा उनके पास रहता था और कोई भी पुरुष उसके हिसाब पूछता नहीं था। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हमारी पुरानी महिलाएं इस तरह रहती थी तो हम आज आधुनिक होके क्यों इस तरह रह रहे हैं कि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शरीर की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा सुबह जो है मॉर्निंग वॉक जो है वो करें, नहीं कुछ तो घर में सीढ़ियाँ होती हैं उनको चढ़ें उतरें, तो वो फिट रह सकती हैं। और अगर वो सोच लें कि मेरे लिए मुझे रोज़ 15 मिनट निकालने हैं, देखिए हर महिला का कहना रहता मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास में भी वही 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में अगर मैंने अपनी शारीरिक तैयारी करके माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया है तो आप अपनी सिर्फ शारीरिक सक्षमता को बढ़ाने के लिए दिन में आधा घंटा निकाल लें तो ये काफी रहता है। और मुझे लगता है इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति, और मैम बहुत बड़ा उदाहरण है उसके। और आप खुद एक इतना बड़ा उदाहरण है। और व्यक्ति जब सीखता है तो किसी ना किसी से वो प्रभावित होता है, चाहे वो अपने घर में हो, अपने साथियों से हो, समाज में हो। तो आप इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं महिलाओं के लिए। तो अपने आप को इस उम्र में फिट रखना एक मुश्किल होता है। हमारे कार्यक्रम का, हमारे कॉलर ने पूछा था कि क्या आवश्यकता पड़ी इस कार्यक्रम का विषय चुनने की, तो विषय चुनने की ज़रूरत ये भी पड़ी कि जैसे आपने बताया सर कि कई देश के कई भागों में अभी भी महिलाओं के ऊपर महिलाओं को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो एक जीता जाता है उदाहरण हमारे सामने बैठी हैं। और इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे थे कि किस तरह इच्छा शक्ति जागनी चाहिए, तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। सर, महिलाओं को समाज में कैसी कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और जो संविधान में अधिकार मिला है उससे वो कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले मैं अधिकार की बात करूं कि हमारे समाज, हमारे देश में पहले महिलाओं को पराया धन माना जाता था। आज भी बेटी को पराया धन बोलते हैं। तो उनको प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की उनकी हिस्सेदारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारे देश ने जब से संविधान बना, संविधान में सुधार हुए और हमारी लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदारी दी है। वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर के, पुरुषों के, अपने भाइयों के बराबर की हिस्सेदारी होती है। इसमें कहीं से भी कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि उसको इग्नोर करते हुए प्रॉपर्टी भाइयों में ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो, तो ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा अधिकार था। जी। दूसरी चीज़ बात आती है कि समाज में कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप भी देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट द्वारा कई प्रकार की महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में कि वो काम पर जाएं, आगे समाज में बढ़ें, आगे डरें नहीं कि कैसे समाज से लड़ेंगी। तो आपने देखा होगा कि समाज जहाँ पे उनके लिए सबसे पहले हमारे स्पेशल स्कूल खोले गए जो कि सिर्फ बालिकाओं या महिलाओं के लिए स्कूल होते थे। उसमें अधिकांश टीचर्स भी महिलाएं रखी गई हैं। दूसरी चीज़ की देखें कि बसेस वगैरह जो हैं उनको पिंक बस के नाम से दिया गया, जिसमें महिला ड्राइवर होती है, कंडक्टर भी होती हैं, महिलाओं के लिए सवारी होती हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे फ्री कर दिया गया है बसेस को। दूसरी चीज़ ये देखा होगा कि महिलाओं को जो परेशानियां होती हैं कि वो शिशु को पालने के लिए होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डायरेक्शंस दिए गए कि जहाँ पे 25 या उससे अधिक महिलाएं काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, तो महिलाओं के लिए एक रेस्ट रूम का होना आवश्यक है, बच्चों के एक झूला घर होना आवश्यक है। तो और दूसरी चीज़ कि हम महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे राज्य शासन ने भी बहुत कदम दिए हैं। जिन आपने देखा होगा कि उनको छात्रवृत्ति
स्थिति मिलती है पढ़ने के लिए, माध्याह्न भोजन मिलता है खाने के लिए उचित, ताकि उनके शारीरिक रूप से उनको पौष्टिक रहें, और उनको स्कूल जाने के लिए समय समय पर, माध्यमिक में है तो उनको साइकिल उच्च नंबर लाने पर साइकिल वितरित की जाती है, और अगर जब वो कॉलेज में आती है तो उसको स्कूटी वितरित की गई। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया है। तो ऐसे में उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो, तो आपने देखा होगा कि जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उसमें पैनिक बटन्स भी लगाए गए हैं। अच्छा। ताकि अगर किसी प्रकार का अपराध घटित होता हो तो महिला उस पैनिक बटन के माध्यम से सूचित कर सकती है कि हमारे साथ में कुछ अनर्थ हुआ है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम किए जा रहे हैं जो महिलाओं की बढ़ोतरी के, लेकिन आपको अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा और ऐसे लोगों की संगत करनी होगी, ऐसे लोगों को पढ़ना होगा, ऐसे महापुरुषों को पढ़ना होगा, जैसे मैडम की जीवनी को पढ़ना होगा कि आपने कैसे इतने सब कष्टों में होते हुए हिमालय को फतेह किया। तो अगर आप अच्छे एक माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी संगति से रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे। मैम, कार्यस्थल की अगर हम बात करें, समाज में महिलाओं का जो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या 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 सीखना चाहिए खास तौर पे, और आप इतना बड़ा अभी एक अचीवमेंट करके आए हैं विंसन माउंटेन पे, तो आप उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह क्या क्या, जैसे कार्यस्थल वो आपके लिए कार्यस्थल था, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको क्या अलग से कदम उठाने पड़े? आत्मनिर्भर बनने के लिए अलग से तो नहीं, क्योंकि मेरा भी अपना एक बिजनेस है और मेरा भी बचपन से यही था सोचना कि खुद अपना कुछ पैसा हो जिसके लिए कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैंने बहुत छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया था और आज वो मेरा एक अच्छा बिजनेस है और उसी की वजह से मैंने माउंटेनियर बन पाई हूँ। और महिलाओं का जो आप कह रहे हैं कि आत्मविश्वास आएगा शिक्षा से। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है, शिक्षा स्किल की भी शिक्षा होनी चाहिए। आपके पास एक कोई ऐसी स्किल होना चाहिए हमेशा कि आप उस पर काम कर पाएँ। अगर आप नौकरी नहीं कर सकती, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है जो कि एक महिला की रहती है, तो हम घर पे रहकर भी काम कर सकते हैं, ऐसा महिलाओं को करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो ही हमको करना है, हम बहुत छोटे स्तर से काम शुरू कर सकते हैं। और जो आपने कार्यक्षेत्र का बोला है, तो देखिए भेदभाव तो आज भी है, बिल्कुल। और जो माउंट विंसन में रहा हमारे साथ में कि हम जब माउंट विंसन के लिए निकले, तो माउंट विंसन जो है वो दक्षिण ध्रुव का सबसे अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी में भी आता है। तो जब हम निकले तो हम दक्षिणी ध्रुव के पास पहुँचे। जब अंटार्कटिका पे हम उतरे हैं तो वो एक एक्साइटमेंट अलग था, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारे 2 ध्रुव हैं जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और वो एक सपने की तरह था। और जब हम वहाँ पहुँचे और लगभग 10 से 12 दिन हम पूरे दिन में रहे, तो एक अलग ही अनुभव था वो। और वहाँ पर भी यही रहा कि हम हाई कैंप तक पहुँचे। और ये पर्वत जो है बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसके लिए कठिनाई, सबसे बड़ी कठिनाई तो 24 घंटे का दिन था। दूसरा, वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल, जो कि -18 से लेके -50 तक था। ठंडी हवाएं थी और मौसम अनप्रिडिक्टेबल था कि कभी भी बदल सकता था। ये सब वहाँ पर चुनौतियाँ थी। दूसरी चुनौती ये थी कि वो अल्पाइन स्टाइल में करना था, मतलब आपको अपना सामान खुद पूरा लेके जाना था, टेंट खुद लगाने थे, टेंट खुद निकालने थे, सारी चीज़ें करनी थी, जो मेरे लिए पहला अनुभव था। ये सब कुछ करने के बाद जब हम हाई कैंप पहुँचे, मौसम ख़राब हुआ, रेस्क्यू का कोई साधन नहीं था, तो यही रहा कि हम जो 2 महिलाएं थी, एक गुजरात से थी और एक मैं थी, हम दोनों को रोक दिया गया कि आपका, क्योंकि थोड़ा सा स्लो पेस है और मौसम इतना ख़राब हो रहा है और यहाँ रेस्क्यू का कोई साधन नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका रेस्क्यू होना बहुत मुश्किल है। और हम दोनों को हाई कैंप पर ही रुकना पड़ा। तो इस तरह का थोड़ा भेदभाव है। और जो हमारी पुरुष टीम थी वो आगे पहुँची। जी सर, समय का अभाव है, ये जो विषय है ये इतना विस्तार है इसका कि कोई अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो भी कम है, मगर समय का अभाव है। चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी पुरुष भाइयों से ये निवेदन है कि अगर समाज में उन्नति लाना है, आप चाहते हैं कि हमारे चारों हमारा देश उन्नति करे,
तो जो एक बहुत बड़ा भाग है महिलाओं का, आधी लगभग आधी जनसंख्या है, तो हम क्यों ना इनको साथ लेके चलें, क्यों ना हम वो एक सहारा बने, इनको उठाने के लिए सहारा बने, हम क्यों ना इनके हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, ताकि हम अपने देश को, अपने समाज को दे सकें। हम ऐसे संगति में रहें ताकि हमें जहाँ पे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए मिल रहे, हमें उन ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो कि हमें पीछे, समाज को पीछे ले जाती हैं। हमें कुछ कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा, हमें कुछ नए आयाम बनाने पड़ेंगे, अपने उसके लिए, विकास के लिए आयाम बनाने पड़ेंगे। जैसे मैडम ने भी एक विकास का एक नया इतिहास गढ़ा है कि आपने इस उम्र में हिमालय को फतेह किया है, ये आसान नहीं है। कहना मैडम जितनी आसानी से आपको बता रही हैं, शायद मेरी सोच उसको रहती है कि वो कैसे बर्फ में एक एक कदम जहाँ पे फिसलन होती है, जहाँ पे अगर पीछे आप देख लो तो शायद ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी गिर के। तो इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आज उच्च शिखर पे पहुंची हैं। तो इसको एक छोटे से कुछ 4 शब्द में करते सभी सुबह का स्वागत खुशी खुशी, और यह नहीं देखता कोई सुबह किस तरह हुई। तो हमें उस सुबह के लेने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास की ओर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।